हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्ज़ाम स्टडी हब में आपका स्वागत है। और आज मैं आप लोगों के लिए सीटेट अगस्त 2023 के एग्ज़ाम्स के ऊपर एक और सीरीज़ लेकर के यहाँ पर प्रेजेंट हूँ, जिसका कि टॉपिक है आज इंग्लिश पेडागोजी। और ध्यान रहे, ये हमारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है जो कि 2022 और 2023 में आए हुए हैं। और आज हम उसके ही कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को लेकर के रिवीजन करेंगे। ठीक है। और हाँ, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। अब जैसा कि आपने मेरी प्रीवियस वीडियोस को भी देखा होगा, तो मैं हर बार एक ही चीज़ को रिपीट करता हूँ कि किसी भी भाषा को सीखने के बारे में, पढ़ने के से पहले हमें उस भाषा के बारे में समझना चाहिए कि भाषा आखिर होती क्या है। तो भाषा जो होती है वो एक मीडियम होती है किसी भी लोगों के साथ, या किसी भी अदर जो भी चीज़ें होती है जो बोल सकती हैं या जो लिख सकते हैं, या जिसके साथ हम कम्युनिकेट करते हैं, किसी भी इंसान के साथ हम कम्युनिकेट करते हैं। अब समझते हैं कितने फॉर्म्स की लैंग्वेज होती है। तो आपकी जो पहली फॉर्म होती है वो होती है आपकी ओरल लैंग्वेज, जिसमें हम बोलकर कम्युनिकेट करते हैं। दूसरी होती है हमारे रिटेन लैंग्वेज, जिसमें हम लिखकर एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करते हैं। और तीसरी होती है साइन लैंग्वेज, जिसमें हम इशारों की भाषा से एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करते हैं। तो चलिए आज अपने पहले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, अ टीचर बिलीव्स दैट फ्री राइटिंग विल हेल्प हर स्टूडेंट टू स्ट्रेंथन देयर लैंग्वेज स्किल्स। फ्री राइटिंग कैन बी अंडरस्टूड एज राइटिंग। अब मैं आपको इसमें हिंदी में से एक्सप्लेन करता हूँ। एक शिक्षिका का मानना है कि मुक्त लेखन से उनके छात्रों को अपने भाषा कौशल को मजबूत करने में मदद मिलेगी। मुक्त लेखन को लेखन के रूप में समझा जा सकता है। तो इस क्वेश्चन पे आप ध्यान दीजिए, इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है फ्री राइटिंग। ठीक है। तो इस पे जो पूछा गया है वो पूछा गया है फ्री राइटिंग के बारे में। ठीक है। तो इसमें जो आपके ऑप्शंस है वो है, ऑप्शन है डेट इज़ टेकन फ्रॉम एनी सोर्स। ऑप्शन बी है आपका डेट इज़ बेस्ड ऑन फ्री ड्राइंग। डेट इज़ बेस्ड ऑन नोटिंग डाउन एवरीथिंग डेट कम्स टू माइंड विदाउट कंसर्न फॉर रूल्स। और जो आपका इसमें जो डी ऑप्शन है वो है आपका डेट इज़ प्लान्ड एंड रिटन फॉर अ फ्री सोर्स विद अ फोकस एंड कंसर्न ऑन ग्रामेटिकल रूल्स। तो इसमें ऑप्शंस को समझते हैं। आपका जो ऑप्शन ए है वो ये कहना चाहता है कि फ्री राइटिंग जो है वो कहीं से भी ली जा सकती है ना। तो ये आपका रॉन्ग आंसर होगा। ये आपका जो ऑप्शन ए है वो आपका रॉन्ग ऑप्शन है। आपका ऑप्शन बी ये कहना चाहता है कि जो फ्री राइटिंग है वो सिर्फ एक फ्री ड्राइंग है। मतलब किसी फ्री राइटिंग का मतलब है कि आप कुछ भी स्क्रिबल कर दो। ठीक है। तो ये भी आपका रॉन्ग आंसर है। ठीक है। अब आते हैं ऑप्शन सी पर, डेट इज़ बेस्ड ऑन नोटिंग डाउन एवरीथिंग डेट कम्स टू माइंड विदाउट कंसर्न और रूल्स। तो आप ध्यान दीजिएगा, जब भी आप अगर किसी भी बच्चे को देखोगे, ठीक है, तो वो क्या करता है, जैसे उसे कोई भी चीज़ दिखती है इन द फॉर्म ऑफ रिटन, मतलब जो भी चीज़ उसको रिटन फॉर्म में दिखती है वो उसे बनाने की कोशिश कर देता है। फिर वो चाहे कुछ भी हो सकता है, चाहे वो कोई वर्ड हो सकता है, कोई सेंटेंस हो सकता है, कोई अगर उसको कोई सुनकर लिखने की थोड़ी बहुत भी आदत है तो वो गाने को सुन करके भी लिख सकता है, या फिर किसी साइन को लिख सकता है, या किसी ड्राइंग को लिख सकता है, किसी डायग्राम को भी बना सकता है। ठीक है। तो आपका इसमें जो ऑप्शन सी है वो इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन है। डेट इज़ बेस्ड नोटेड डाउन एवरीथिंग डेट कम्स टू माइंड विदाउट एनी कंसर्न ऑफ रूल्स। ठीक है। वो कुछ भी लिख सकता है, कर सकता है। ठीक है। और ऑप्शन डी जो पूछा गया इसमें, वो पूछा गया डेट इज़ प्लान्ड एंड रिटन फॉर अ फ्री सोर्स विद अ फोकस और कंसर्न ऑफ ग्रामेटिकल रूल्स।
अब इसमें डी ऑप्शन है वो भी गलत है। वो इस तरीके से गलत है कि कोई भी बच्चा है उसको ग्रामर की नॉलेज उतनी तो होने वाली नहीं है। मतलब वो अभी वो एकदम सीखने की कगार पे हो और आप सोचिए कि अब उसे ग्रामर की, जैसे व्याकरण की पूरी नॉलेज हो जाए तभी वो जा करके लिखेगा, तो वो चीज़ भी गलत है। तो डी भी इसमें क्या गलत ऑप्शन है इसमें। तो इसमें जो आपका ऑप्शन सी है वो आपका करेक्ट ऑप्शन है। अब देखिए मैंने नेक्स्ट स्लाइड में आपको फ्री राइटिंग के बारे में कुछ समझाया हुआ है। तो फ्री राइटिंग इज़ अ टेक्निक इन विच द ऑथर राइट्स, मतलब इसमें जो फ्री राइटिंग जो टेक्निक है जिसमें कि बच्चा अपने थॉट्स को क्विकली एंड कंटिन्यूसली विदाउट वरिंग अबाउट फॉर्म, मतलब और स्टाइल और इवन ग्रामर, मतलब उसको जो भी चीज़ें समझ में आ रही है या जो भी चीज़ें उसे दिख रही है वो उसे करता है बिना किसी भी झिझक के, बिना किसी चिंता के या बिना किसी भी मतलब व्याकरण के रूल्स को फॉलो करके। ठीक है, वो किसी चीज़ की परवाह नहीं करता, वो बस जो मन में आता है वो वही लिखता पढ़ता जाता है। ठीक है, alongside brainstorming, free writing is typically and used early in the writing process to collect and manifest one's thought। ठीक है, तो मैंने आपको कहा कि alongside जो भी उसके माइंड में आता है वो उसको लिखता जाता है जब तक उसको चीज़ें समझ में नहीं आती हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, द स्टेप्स टू द राइटिंग प्रोसेस, मतलब जो राइटिंग प्रोसेस होता है वो क्या होता है। ठीक है, आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए बिगिन विद पब्लिशिंग, ऑप्शन बी एंड विद माइंड मैपिंग, ऑप्शन सी बिगिन विद ब्रेनस्टॉर्मिंग एंड डी एंड विद रिव्यूइंग। तो ये क्वेश्चन जो है वो पूछना ये चाह रहा है, मैंने हर बार आपको बोला हुआ है कि ये जो क्वेश्चन है आप पहले क्वेश्चन को समझिए उसके बाद आप आंसर को टिक कीजिए। ठीक है, तो इसमें क्वेश्चन ये पूछना चाह रहा है कि राइटिंग प्रोसेस के स्टेप्स क्या हैं, है ना। वो पूछ रहा है कि इसका स्टार्ट कैसे है और मतलब आप किसी भी राइटिंग को लिखने से पहले आप क्या सोचते हो, मतलब कौन सा ऐसा प्रोसेस फॉलो करते हो जिसके बाद आप ये मानते हो कि हाँ अब मैं कोई भी चीज़ लिख सकता हूँ। ठीक है, तो आपका ऑप्शन कहता है कि विद पब्लिशिंग, मतलब अगर आपने कोई चीज़ लिख दी है, लिखने के बाद कह रहा है, ठीक है, तो वो भी आपका ऑप्शन गलत है, क्योंकि लिखने के बाद ही वो क्या ही प्रोसेस फॉलो करेगा। एंड विद माइंड मैपिंग, मतलब कि चीज़ों को पूरे तरीके से जब तक सोच समझ नहीं लेगा तब तक नहीं करेगा, वो भी एक गलत है। ठीक है, बिगिन विद ब्रेनस्टॉर्मिंग। ठीक है, तो इसमें जो आपका ऑप्शन सी है बिगिन विद ब्रेनस्टॉर्मिंग वो एक करेक्ट ऑप्शन है। मतलब जब तक मैंने आपको अभी पहले ही क्वेश्चन में बताया था कि फ्री राइटिंग में ब्रेनस्टॉर्मिंग बहुत ज़रूरी होती है। मान लीजिए कोई भी आप राइटिंग प्रोसेस करते हो उसमें आपकी ब्रेनस्टॉर्मिंग ज़रूरी, क्योंकि जब तक आप सोचोगे नहीं तब तक आप क्या ही लिख पाओगे, है ना। तो इसका जो पहला प्रोसेस होता है वो होता है ब्रेनस्टॉर्मिंग से। ठीक है, और जो आपका ऑप्शन डी है एंड विद रिव्यूइंग, तो जब तक आपने कुछ लिखा ही नहीं होगा आप रिव्यू क्या करोगे। ठीक है, तो इसमें जो ऑप्शन डी है वो भी आपका रॉन्ग आंसर है। अब चलिए हम राइटिंग प्रोसेस को थोड़ा सा समझते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड में। तो यहाँ पर मैंने कुछ स्टेप्स दिए हुए हैं राइटिंग प्रोसेस के बारे में। ठीक है, तो राइटिंग प्रोसेस स्टार्ट होता है हमारा प्री राइटिंग से। प्री राइटिंग हमारा होता है जो बेसिकली हम लोग जो ब्रेन स्टॉर्मिंग करते हैं, मतलब जिसमें हम सोचते हैं या हमने कुछ समरीज लिखी होती है अपने माइंड से, मतलब कि हम चीज़ों को इस तरीके से हम एक प्रारूप तय करते हैं कि हाँ हमें क्या लिखना है ना। तो वो चीज़ हम जहाँ पर सोचते हैं वो चीज़ आती है हमारे प्री राइटिंग में। ठीक है, अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट में ड्राफ्टिंग में। ड्राफ्टिंग वो होती है जिसमें हम, जैसे मैंने कहा कि आप ब्रेनस्टॉर्मिंग करके आप एक समरी या कोई भी एक मोटा मोटा आप एक डिस्क्रिप्शन लिखते हो। ठीक है, तो ड्राफ्टिंग में आपने कोई चीज़ लिख ली। ठीक है, ड्राफ्टिंग आएगी लिखने के केस में। आपका जब तीसरा आता है वो है रिवीजन, मतलब जो भी आपने लिखा है आप उसे एक बार चेक करते हो अपने एंड से, मतलब सिर्फ आप उसे देख करके चेक करते हो कि हाँ मैंने ये सही लिखा है या मेरा इसका मीनिंग सही है, या जो भी चीज़ मैंने ग्रामर गलती करी है या जो भी चीज़ें मैंने गलत करी है वो आप उसमें
रिवाइज करते हो, ठीक है। अब आती है बात एडिटिंग की। जो आपने देखा कि हाँ मेरे में ये गलतियाँ हुई हैं, अब आप उसको एडिट करते हो, मतलब आप उसे करेक्ट करते हो। वो चला जाता है आपका फोर्थ स्टेज में, वो होता है आपका एडिटिंग, ठीक है। और एडिटिंग करने के बाद जब आपका फुल एंड फाइनल हो जाता है, देन आप उसे पब्लिश करते हो, मतलब आप उसे पब्लिकली कर देते हो कि हाँ अब मैंने लिख लिया है, अब मैं इसको कहीं भी दे सकता हूँ, ठीक है। तो चलिए एक बार फिर से समझते हैं। तो आपका आता है प्री राइटिंग, आपका आता है प्री राइटिंग जो कि आप ब्रेनस्टॉर्मिंग करते हैं, ठीक है। सेकंड आपका आता है ड्राफ्टिंग, जिसमें आप लिखते हैं, ठीक है। रिवीजन मतलब लिखे हुए को आप एक बार चेक करते हो कि मैंने ये सही लिखा है या नहीं लिखा है। एडिटिंग, एडिटिंग में क्या होता है, जो भी आपने मिस्टेक करी है आप उसे उसमें करेक्ट करते हो। और लास्ट आता है पब्लिकेशन, जब आप सारे डाउट्स और सारी चीज़ें आप क्लियर कर लेते हो, उसके बाद आप उसे पब्लिश करते हो, लोगों के सामने प्रेजेंट कर देते हो कि हाँ मैंने ये लिख लिया है, ठीक है। तो आई होप आपको ये टॉपिक बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा राइटिंग प्रोसेस का। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 पर। विच रीडिंग टेक्निक इज़ यूज्ड फॉर रीडिंग द डेली न्यूज़पेपर। मतलब जब आप दैनिक समाचार पत्र पढ़ने के लिए कौन सी तकनीक का उपयोग करते हो, है ना। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए एक्सटेंसिव रीडिंग, ऑप्शन बी स्कैनिंग, ऑप्शन सी डिटेल्ड रीडिंग और ऑप्शन डी स्किमिंग। मतलब ये जो क्वेश्चन है ये जनरल क्वेश्चन है, मतलब जब भी जो भी लोग अगर न्यूज़पेपर पढ़ते हैं वो उससे काफ़ी अच्छे से रिलेट कर पाएंगे। क्योंकि अगर मान लीजिए आपके पास एक पूरा पूरा पेपर है, तो आप ऐसा तो है नहीं कि आप पर्टिकुलर कोई मान लीजिए कोई आपने न्यूज़ उठा ली न्यूज़पेपर में से और आप उसको पूरा का पूरा न्यूज़पेपर तो नहीं पढ़ेंगे, है ना। आप क्या करोगे, उसे आप या तो तोड़ दोगे, मतलब कि कुछ पैराग्राफ में से कुछ पॉइंट्स आपने पिक कर लिए, आप वो कर लोगे। या फिर कुछ लोग होते हैं सिर्फ न्यूज़ की हेडिंग पढ़ करके ही चीज़ों को समझ लेते हैं कि हाँ ये चीज़ है, ठीक है, ठीक है। अब इसके आते हैं ऑप्शंस के ऊपर, ठीक है। अब ऑप्शन ये है एक्सटेंसिव रीडिंग, मतलब एक्सटेंसिव रीडिंग मतलब आपने सिर्फ पढ़ना शुरू कर दिया, ठीक है। ऑप्शन बी हो गया स्कैनिंग, स्कैनिंग का मतलब जैसे कि मैंने कहा था कि आपने पूरे पैराग्राफ में से कुछ कुछ पार्ट तोड़ करके उसको शॉर्टलिस्ट कर लिया और आपने उसी से ही पूरे न्यूज़ को अंडरस्टैंड समझ लिया, ठीक है। वो आपका चला जाएगा स्कैनिंग में, ठीक है। अब आता है सी डिटेल्ड रीडिंग। डिटेल्ड रीडिंग क्या होता है, आपने एक एक न्यूज़ को किया और उसको पूरा का पूरा पढ़ा आपने, ठीक है, वो आपका चला जाएगा डिटेल्ड रीडिंग में। और जो आपका डी है स्किमिंग, स्किमिंग का मतलब है कि आपने सिर्फ उसका समरी पढ़ लिया और आपको वो न्यूज़ समझ में आ गई, ठीक है। तो बेसिकली हम सभी वही करते हैं, पूरी न्यूज़ पढ़ने के बजाय हम सिर्फ उस न्यूज़ का समरी पढ़ लेते हैं, ठीक है। क्योंकि ऐसा तो होता है न्यूज़पेपर में सिर्फ एक या दो या तीन खबर होती है कि हम उसे पूरा पूरा पढ़ें, उसमें ढेर सारी न्यूज़ होती है, अगर हम सभी को पूरा पूरा पढ़ेंगे तो हमें पूरा दिन निकल जाएगा, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, उसे समरी के केस में पढ़ने का शुरू करते हैं और समरी जो है वो रिलेट करती है आपकी स्किमिंग में, ठीक है। तो स्किमिंग यहाँ पे आपका करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। अब चलिए, अब देखिए मैं एक चीज़ और इम्पोर्टेंट बता दूँ, ये स्कैनिंग और स्किमिंग इस टॉपिक पर आपका हर ईयर एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन तो आता ही है, ठीक है। तो स्कैनिंग और स्किमिंग को आप एकदम रट के घोल के पी जाइए एकदम, ठीक है, क्योंकि इस पे तो क्वेश्चन आना ही आना है, ठीक है। अब चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर समझते हैं स्किमिंग और स्कैनिंग के बारे में, ठीक है। तो व्हाट इज़ स्कैनिंग, ठीक है, व्हाट इज़ स्किमिंग, सॉरी। Skimming is strategic selective reading method in which you focus on the main focus of the text. When skimming, deliberately skip text and provide detailed stories, data, newspaper और other elaboration. देखिए जैसा कि इसमें है, तो इसमें आपकी, ठीक है, एक तो इसमें आ गई स्ट्रैटेजिक सेलेक्टिव रीडिंग मेथड, ठीक है, in which you
focus on main ideas of the text when skimming television skip text that provide details, stories, data, newspaper और other elaboration। ठीक है, तो जब भी बात आपकी आती है एक बड़े टेक्स्ट में से चीज़ों को समझने के लिए, जैसे कि कोई भी स्टोरी है, कोई भी डेटा है, कोई भी न्यूज़पेपर है, या इस टाइप की चीज़ों से रिलेट करता हुआ क्वेश्चन आता है, तो वो स्किमिंग में जाता है। क्योंकि स्किमिंग जो होती है वो पूरे स्ट्रक्चर को ना पढ़ करके सिर्फ उसके एक समरी को ही रिप्रेजेंट करता है, उसी को हम स्किमिंग कहते हैं। ठीक है, अब आती है बारी हमारे स्कैनिंग की। ठीक है, तो स्कैनिंग होता है हमारा, स्कैनिंग इज़ अ रीडिंग इन ऑर्डर टू फाइंड फैक्ट्स। स्कैनिंग हेल्प यू लोकेट अ पर्टिकुलर फैक्ट एंड स्कैनिंग इज़ मोर लाइक पर्ल डाइविंग। ठीक है, अब इसमें आ गया है आपका फाइंड फैक्ट एंड पर्टिकुलर फैक्ट। मतलब आपने एक पैरा पढ़ा और उसमें से कुछ कुछ वर्ड्स को शॉर्टलिस्ट कर लिया और आपने उसी को समझा। ठीक है, वो हो गया आपका स्कैनिंग। ठीक है, आपने पूरा ना समझ करके सिर्फ उसके पर्टिकुलर कुछ पॉइंट्स को ही समझा। ठीक है, उस चीज़ को शॉर्टलिस्ट करने को हम स्कैनिंग कहते हैं। और स्किमिंग जो होती है वो हमारा पूरे डिटेल्ड स्टोरी का एक समरी, उसे हम स्किमिंग कहते हैं। ठीक है, आई होप ये भी आपको समझ में आ गया होगा। मैं अपने हर सेशन में स्किमिंग और स्कैनिंग को कवर ज़रूर कर रहा हूँ, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन आता ही आता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, अ टीचर ऑफ क्लास 6 एंगेजिंग हर स्टूडेंट्स इन प्री रीडिंग एक्टिविटी, दिस विल हेल्प द। देखिए, सबसे पहली बात तो प्री रीडिंग आ गई इसमें, प्री रीडिंग एक्टिविटी आ गई इसमें। ठीक है, तो आपको अलर्ट पे आ जाना है। अब चलिए, जिसको इंग्लिश में दिक्कत होती है उसको हिंदी में मैं प्रश्न पढ़ देता हूँ। ठीक है, कक्षा 6 की एक शिक्षिका अपने विद्यार्थियों को पठन पूर्व गतिविधि, इसमें कह दिया है पठन पूर्व गतिविधि में लगाती है, इससे मदद मिलेगी। ठीक है, अब मैं ऑप्शंस पढ़ता हूँ। टीचर इन समराइज द टेक्स्ट। ठीक है, ऑप्शन बी, टीचर टू कनेक्ट द टेक्स्ट with the previous knowledge of the learners। ठीक है, है ना, नॉलेज ऑफ द लर्नर। और आपका ऑप्शन सी है लर्नर्स टू मेमोराइज एंड रिप्रोड्यूस द टेक्स्ट। और ऑप्शन डी है आपका लर्नर्स टू मेमोराइज द मीनिंग ऑफ डिफ़िकल्ट वर्ड्स दे कम अक्रॉस इन द टेक्स्ट। अब देखिए, आप ऑप्शन को समझिए, प्री रीडिंग एक्टिविटी किससे रिलेट करेगी। ठीक है, आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए, टीचर इन समराइज द टेक्स्ट। ठीक है, मतलब टीचर ने आपको एक स्टोरी या कोई भी पैसेज पढ़ा और उसने, और फिर टीचर ने क्या किया, उसको एक छोटे तरीके से इसको समराइज कर दिया। क्या वो प्री रीडिंग एक्टिविटी होगी? नहीं होगी, वो नहीं होगी। टीचर टू कनेक्ट द टेक्स्ट विद द प्रीवियस नॉलेज ऑफ द लर्नर। ठीक है, मतलब अब टीचर कहना चाह रहा है कि टीचर का जो काम था वो था स्टूडेंट के जो भी उसके प्रीवियस नॉलेज है उससे उस स्टोरी या उस चीज़ को कनेक्ट कराना। ठीक है, आपका ऑप्शन सी है लर्नर्स टू मेमोराइज एंड रिप्रोड्यूस द टेक्स्ट। मतलब लर्नर्स का काम है कि सिर्फ उनको याद करा के उनसे एक टेक्स्ट लिखवा लिया जाए बस, तो ये भी गलत तरीका है। लर्नर्स टू मेमोराइज द मीनिंग ऑफ डिफ़िकल्ट वर्ड दे कम अक्रॉस इन द टेक्स्ट। मतलब टीचर का काम ये होना चाहिए कि उसको डिफ़िकल्ट वर्ड समझा करके और पूरा का पूरा, मतलब जो भी उनके सेंटेंसेस में या जो भी फ्रेजेस में उसमें जो डिफ़िकल्ट वर्ड है उन्हें समझा करके छोड़ देना चाहिए। ठीक है, तो ये भी आपका गलत ऑप्शन है। तो इसमें आपका जो ऑप्शन बी है वो आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है,
कि टीचर का काम है कि जो भी उसने पढ़ाया हो उसको वो कहीं ना कहीं जो बच्चे पहले से पढ़ते आ रहे हैं उनके साथ जोड़ करके चीज़ों को पढ़ाया और समझाया जाए, ताकि उससे बच्चे को ये ना लगे कि पहले क्या पढ़ा मैंने और मैं आज क्या पढ़ रहा हूँ, मैं उसके साथ नहीं रिलेट कर पा रहा हूँ, तो वो खुद को काफ़ी डिप्रेस्ड और काफ़ी ज़्यादा आउट ऑफ द बॉक्स समझेगा वो। तो इसीलिए टीचर को उस तरीके से ही पढ़ाना चाहिए जिससे कि वो जो उसने चीज़ें पढ़ी है उससे वो रिलेट करके अपनी स्टडी को और भी ज़्यादा रिलायबल और भी ज़्यादा हेल्पफुल बना सके। ठीक है। सो व्हाट इज़ प्री रीडिंग एक्टिविटी। अब प्री रीडिंग एक्टिविटी समझते हैं। तो प्री रीडिंग एक्टिविटी refers to all the things the reader does before reading to order to engage with the text and increase capacity to understand it. But to build the big picture you begin reading with a conceptual framing already in place. ठीक है, सबसे पहले तो आप समझिए प्री रीडिंग होती क्या है। ठीक है, प्री रीडिंग में बताना ये चाहते हैं कि प्री रीडिंग जो ये होती है कि जो भी बच्चा क्लास में आने से पहले जो भी अपने घर पर अपने पेरेंट्स से, अपने एल्डर से या अपने आसपास के एनवायरनमेंट से जो भी चीज़ें सीखता है इन द फॉर्म ऑफ ओरल, रिटेन, है ना, ओरल और रिटन, बेसिकली ओरल रिटन मैक्सिमम रहता है क्योंकि जो अदर साइंस लैंग्वेज है वो डिसेबिलिटी में काम आता है, तो हम बेसिकली ओरल और रिटन पे ही टारगेट करेंगे। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए कि आपके घर में कोई उनका कोई बड़ा भाई है जो पढ़ाई करता है, तो वो उसको देख करके वो उस पर से कुछ चीज़ें नोट कर लेगा। जैसे मान लीजिए अगर कोई घर में कोई न्यूज़पेपर खोल के बैठा है, तो अगर उसने वहाँ पर न्यूज़पेपर का कुछ हेडलाइन पढ़ लिया और उसे वो ड्रॉ करने लगा, जितना वो समझ में आए, तो उस तरीके की चीज़ों को हम प्री रीडिंग एक्टिविटी मानते हैं। ठीक है, और हमारा ये क्वेश्चन भी यही कहना चाहता है कि स्टूडेंट को जब भी वो पढ़ाई अपनी शुरू करता है उस दौरान में उसे वही चीज़ें रिलेट करनी चाहिए जो उसने सीखी है। जैसे अगर उसने अपने घर में ABCD पढ़ी हुई है तो उसे स्टार्टिंग में हम ABCD से ही शुरू करें, जो कि हमारा बेसिक जो हमारी जो स्टडी नेचर है हमारा, जो स्टार्टिंग में जैसे हम ABCD से स्टार्ट करते हैं तो वैसे ही ABCD और 1 2 3 4 से ही स्टार्ट करें तो वो ज़्यादा बेटर रहता है। ठीक है, तो आई होप आपको प्री रीडिंग एक्टिविटी समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। अ पर्सन हु इज़ फ्लुएंट इन मैनी डिफरेंट लैंग्वेजेस इज़ कॉल्ड। मतलब कोई भी इंसान जो कि एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं या उससे ज़्यादा लैंग्वेजेस जानता है, हम उसे क्या कहेंगे। ठीक है, तो आपके ऑप्शन होंगे, ऑप्शन ए बाइलिंगुअल स्पीकर, ऑप्शन बी पॉलीग्लॉट, ऑप्शन सी मोनोलिंगुअल स्पीकर और ऑप्शन डी लिंग्विस्ट। ठीक है, अब समझ लेते हैं ऑप्शंस को लेकर। ठीक है, अब आप देखो इसमें आया पहला वर्ड है वो है बाई। ठीक है, बाइलिंगुअल में बाई जो है पहले आ रहा है। तो हमेशा आप याद रखिए इंग्लिश में जो बाई अगर मान लीजिए लेटर्स आ गए, ठीक है, तो इसका मतलब होता है टू, ओनली टू। ठीक है, अब यहाँ आ रहा है बाइलिंगुअल स्पीकर। तो बाइलिंगुअल का मतलब हो गया आपका द्विभाषी स्पीकर, मतलब उसे दो भाषाएं आती हैं। ठीक है, आपका ऑप्शन बी है वह है पॉलीग्लॉट। अब देखिए जैसे बाई में टू होता है वैसे ही पॉली क्या होता है, पॉली में क्या होता है, उसमें होता है आपका 3 से ज़्यादा, है ना, क्योंकि आप अगर कहें तो उसमें आता है सिंगल, डबल, ट्रिपल, है ना। ट्रिपल के बाद ढेर सारे आ जाते हैं तो वो चला जाता है आपका पॉली में। तो पॉलीग्लॉट बेसिकली रिजेंबल करता है मल्टी को। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका मल्टीलिंगुअल स्पीकर, जिसका मीनिंग है आपका यहाँ पे लिखा हुआ है पॉलीग्लॉट।
ठीक है, ध्यान रखिएगा आप। ऑप्शन सी है आपका मोनोलिंगुअल। मोनोलिंगुअल हमेशा मोनो जो है वो सिंगल के लिए आता है, इसमें हो गया सिंगल लैंग्वेज बोलने वाला इंसान। और लिंग्विस्ट वो होता है, ठीक है, जिसके पास कैपेसिटी होती है लर्न करने की एक से ज़्यादा लैंग्वेजेस को, ठीक है, जो कि लर्न करके बना हुआ होता है, ठीक है, उसे हम कहते हैं लिंग्विस्ट। ठीक है, अब बताइए, अब जैसे यहाँ पे बात करें इन मैनी डिफरेंट लैंग्वेजेस, और जिसमें कि मैंने कहा था कि इसका मीनिंग होगा मल्टीलिंगुअल। तो मल्टीलिंगुअल का मतलब हो गया आपका पॉलीग्लॉट, ठीक है, क्योंकि पॉली का मीन्स होता है मल्टी, ठीक है, आप सीधे सीधे लिख सकते हैं पॉलीग्लॉट। ठीक है, अब ज़रा मैं इसका डिस्क्रिप्शन समझा देता हूँ। अ बाइलिंगुअल पर्सन, ठीक है, अब एक सिंगल भाषी इंसान के बारे में, ठीक है। अ बाइलिंगुअल पर्सन इज समवन हु स्पीक्स, बाइलिंगुअल मतलब टू लैंग्वेजेस, ठीक है, सॉरी, इज समवन हु स्पीक टू लैंग्वेजेस। अ पर्सन हु स्पीक मोर देन टू लैंग्वेजेस इज कॉल्ड मल्टीलिंगुअल। ठीक है, मल्टीलिंगुअल मीन्स होता है आपका पॉलीग्लॉट वाला। Polyglot is often used to describe people who can speak more than 3 languages. That means polyglot. Monolingual. Monolingual refers to someone who speaks only one language. Monolingual वो होते हैं जो सिर्फ सिंगल भाषा बोलते हैं, और लिंग्विस्ट वो होते हैं a person who has the capacity to learn and speak foreign languages, a person who studies linguistics. ठीक है, लिंग्विस्ट वो होता है जिसने क्या करा होता है, जिसने लर्न की होती है कोई एक से ज़्यादा लैंग्वेजेस, फॉरेन लैंग्वेज लर्न की होती है, ठीक है, उसे हम लिंग्विस्ट कहते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। गीतिका, अ क्लास 6 स्टूडेंट इज नॉट एबल टू प्रोनाउंस अ फ्यू वर्ड प्रॉपरली। अब देखिए, ध्यान दीजिएगा, इसमें बात आई है प्रोनाउंस की, ठीक है, मैं इसको हाईलाइट करता हूँ, नॉट एबल टू प्रोनाउंस, ठीक है, अ फ्यू वर्ड्स प्रॉपरली। द टीचर प्रोवाइड्स हर इंडिविजुअल अटेंशन एंड हेल्प हर बाय यूजिंग वेरियस स्ट्रेटजीज इन वाइगोत्स्कीज व्यू। अब तो खुद वाइगोत्स्की आ गए इसमें, सॉरी एक मिनट, वाइगोत्स्की व्यू। दिस काइंड ऑफ सपोर्ट इज, है ना, वाइगोत्स्की व्यू, दिस काइंड ऑफ सपोर्ट इज, आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए रीइंफोर्समेंट, ऑप्शन बी स्काफोल्डिंग, ऑप्शन सी कंडीशनिंग, और ऑप्शन डी मॉडलिंग। ठीक है, अब आप जहाँ तक मैं समझ रहा हूँ, आप वाइगोत्स्की का तो जानते ही होंगे, ठीक है, तो इस पर ये कहना चाहता है कि कक्षा 6 की जो छात्रा है गीतिका, वो कुछ शब्दों को ठीक से उच्चारण नहीं कर पाती है, तो टीचर जो है उसे व्यक्तिगत रूप से ध्यान देती है कि विभिन्न रणनीतियों का उपयोग करके वह उस चीज़ों को समझ सकती है। तो वाइगोत्स्की के हिसाब से वह किस चीज़ का समर्थन करती है, ठीक है। आपके ऑप्शंस है, ऑप्शन ए रीइंफोर्समेंट, ऑप्शन बी स्काफोल्डिंग, ऑप्शन सी कंडीशनिंग, और ऑप्शन डी मॉडलिंग। ठीक है, तो इसमें जो आपका ऑप्शन बी है स्काफोल्डिंग, वो आपका करेक्ट ऑप्शन है, क्योंकि अगर आप देखेंगे कि इंडिया में क्या है कि हर टाइप के, अगर मान लीजिए हम इंग्लिश को ही उठा लें, तो इंग्लिश को भी कोई भी इंसान, अगर मान लीजिए एक क्लास में अगर 50 बच्चे हैं, तो मैं नहीं मानता कि अगर आपको टीचर अगर एक वर्ड प्रोनाउंस करना सिखाती है तो सभी बच्चे उसको वैसे ही प्रोनाउंस कर पाएंगे, ठीक है, क्योंकि इंडिया जो है वो ढेर सारी लैंग्वेज का कॉम्बिनेशन है, तो कहीं ना कहीं उनकी जो बोली होगी वो सेम नहीं होगी, उनका जो एक्सेंट होगा वो सेम नहीं होगा, ठीक है। तो उसी वजह से क्या होगा, अगर टीचर आपको बोलती है कि आप मुझे बोल के दिखाइए डिस्क्राइब,
ठीक है। डिस्क्राइब अगर बोलेगा तो कुछ होता है, कुछ लोग होता है, कुछ लोग डिस्क्रीब बोल सकते हैं, डिस्क्राइब बोल सकते हैं, जो भी उनके समझ में आएगा वो उस तरह से प्रोनाउंस करेंगे, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, उसमें टीचर जो होती है वो उन स्टूडेंट्स को जिनका भी प्रोनाउंसिएशन ख़राब होता है वो उन्हें बार बार प्रेशर डाल के उन्हें कहते हैं कि मैं आपको वो चीज़ सिखाती हूँ, या वो आपको प्रेशर डाल के आपको बार बार बुलवा करके आपको वो चीज़ सिखाती है। तो वो टीचर जो आपको सिखाती है, सिखा करके किसी चीज़ को बोलना या करना बताती है, उसी को हम स्काफोल्डिंग कहते हैं। मतलब टीचर के थ्रू किसी भी चीज़ को सीखना, ठीक है, तो उसे ही हम कहते हैं स्काफोल्डिंग, ठीक है। चलिए अब समझते हैं वाइगोत्स्की स्काफोल्डिंग के बारे में, ठीक है। तो वाइगोत्स्की स्काफोल्डिंग इज़ अ थ्योरी that focus on a student's ability to learn information through the help of more informed individual। यहाँ पर जो more informed individual दिया हुआ है वो मेंशन किया है हमारे टीचर से, राइटिंग के लिए सॉरी, लेकिन वो कहा गया है हमारे टीचर के बारे में। When used effectively, scaffolding can help a student learn content they wouldn't have been able to process on their own। जैसे कि मैंने आपको कहा था कि अगर आप कोई चीज़ को ठीक से प्रोनाउंस नहीं कर पाते हैं और उसे आपका टीचर या आप अपने टीचर की हेल्प से उसे बेटर तरीके से प्रोनाउंस करना सीखते हैं, तो उस रूल को वाइगोत्स्कीज स्काफोल्डिंग कहा जाएगा, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। इफ़ देयर अ स्टूडेंट विद विजुअल डेफिशिएंसी इन क्लास, अब देखिए इसमें समझिए, विजुअल डेफिशिएंसी इन अ क्लास, ठीक है। Which of the following strategy must be followed by the language teacher? इस क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि अगर किसी क्लास में कोई एक स्टूडेंट है जिसे कि ठीक से दिखाई नहीं देता है, तो उस केस में जो टीचर है वो कौन सी स्ट्रेटजी को डेवलप करेगा जिससे कि वो उसे मतलब कोई भी लैंग्वेज सिखा सके या पढ़ा सके, ठीक है। तो आपके ऑप्शंस हैं इसमें, ऑप्शन ए, इन्फॉर्मिंग द अथॉरिटीज़ फॉर अरेंजिंग स्पेशल टीचर फॉर हर, ठीक है, मतलब कि हम अथॉरिटीज़ से कहें कि वो स्पेशल टीचर को अरेंज करें उस पर्टिकुलर इंडिविजुअल के लिए, ठीक है। आपका ऑप्शन बी है, ट्रीटिंग हर नॉर्मली एंड प्रोवाइडिंग सपोर्ट थ्रू ऑडियो मटेरियल। इसमें टीचर क्या करेगी कि उसे बहुत अच्छे से, मतलब उसके साथ वेल बिहेव करते हुए या उसके साथ कोई भेदभाव ना करते हुए उसे नॉर्मल तरीके से अदर डिवाइसेस या अदर स्ट्रेटजीज़ के थ्रू उसे चीज़ों को सिखाए, ठीक है। ऑप्शन सी, इग्नोरिंग हर एंड फोकसिंग ऑन अदर स्टूडेंट। ऑप्शन सी कहता है कि आप उसे बिल्कुल छोड़ दो और अदर जो बच्चे हैं उन पर ध्यान दो। ऑप्शन डी है आपका, एक्सक्यूजिंग हर फॉर परफॉर्मिंग लोअर देन अदर, ठीक है, मतलब कि आप उसको भेदभाव के तरीके से आप देखिए, मतलब उसे आप भेदभाव के तरीके से देखो, ठीक है। तो इसमें जो आपका ऑप्शन बी है वो आप लोग पहले ही समझ गए होंगे, ऑप्शन बी इसमें जो है वो आपका करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है, कि उसे अब नॉर्मली ट्रीट करते हुए और सपोर्ट करते हुए उसे डिफरेंट मेथड्स के थ्रू आप उसे लैंग्वेज को सिखाएं, ठीक है। यहाँ पर कुछ डायग्राम्स में है, जैसे कि इसमें ऑडियो डिवाइसेस के थ्रू है, या कुछ ब्रेल लिपि है, या कुछ टाइपिंग की वजह से है, या फिर कुछ साउंड के थ्रू हम चीज़ों को सिखाने के लिए कोशिश करते हैं, जिससे कि जो भी स्टूडेंट है जो देख नहीं सकते हैं उन्हें चीज़ समझने में आसानी हो,
ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, a language teacher assesses the learning and progress of each child of his class by collecting information by conducting various language activities and tasks given to them. This type of assessment is, मतलब जो एक टीचर है, ठीक है, वो उनको मतलब कि उन्हें ऐसे कार्य दिए जाते हैं जिससे कि वह ये देख सके कि कोई भी बच्चा किसी चीज़ को कितने अच्छे तरीके से समझ पाया है या नहीं समझ पाया है। तो उस चीज़ को समझने के लिए वो मतलब किस प्रिंसिपल का मतलब किस तरीके से उसको वो समझेंगे कि हाँ इसे ये चीज़ आती है या नहीं आती है। ठीक है, आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए फॉर्मेटिव, मतलब उसे पढ़ाते वक्त ही उससे सवाल पूछ कर जानना। ठीक है। समेटिव का मतलब होता है चीज़ों को पढ़ाने के बाद, है ना, उसका आकलन कर देना, बस कि आपने उसे कुछ पढ़ाया, फिर उसी के बेस पे आपने उसको जज किया और आपने उसका एक रिज़ल्ट निकाल के दे दिया उसको। प्रोफिशिएंसी मतलब कि वो कितने अच्छे से चीज़ें कर पा रहा है सिर्फ उसके बेस पर। और कंटिन्यूअस मतलब चीज़ें चल रही है बस जैसे भी, ठीक है वो। तो इसमें आप समझ गए होंगे कि इसमें जो आपका ऑप्शन ए है फॉर्मेटिव, वो आपका करेक्ट ऑप्शन है। मतलब उसी को पढ़ाते वक्त, मतलब पढ़ाते वक्त ही उससे सवाल पूछ लीजिए कि उसे वो चीज़ समझ में आई या नहीं आई। ठीक है, उसे हम कहते हैं फॉर्मेटिव। ठीक है, अब समझते हैं फॉर्मेटिव और समेटिव, क्योंकि इसके रिगार्डिंग बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं और हर साल आते हैं और हर बार भी आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने डिफ़ाइन किया हुआ है फॉर्मेटिव को और समेटिव को। तो देखिए फॉर्मेटिव में क्या लिखा हुआ है, अकर्स ड्यूरिंग द लर्निंग प्रोसेस, मतलब पढ़ाते पढ़ाते में ही आप अपने जो भी रूल्स और रेगुलेशन है आप उसे फॉलो करके आप उसका असेसमेंट कर लीजिए स्टूडेंट का कि उसे वो चीज़ आई कि नहीं आई। अलाउ टीचर एंड स्टूडेंट टू पाइवट देयर स्ट्रेटजीज मिड स्ट्रीम, है ना, मतलब मिड स्ट्रीम मतलब जो भी चीज़ें हो रही हैं, जो भी तरीके अपनाए जा रहे हो वो चीज़ों के मतलब दौरान में ही होते जा रहे हैं। मतलब ये नहीं कि चीज़ें स्टार्टिंग में हो गई या एंड में हो गई, मतलब जो भी सेशन चलते जा रहे हैं उन्हीं के बीचों बीच हो रही हैं। आइडेंटिफाइज एरियाज़ एंड इम्प्रूवमेंट, मतलब जहाँ जहाँ भी टीचर को लगता है कि हाँ नहीं यहाँ पर वीकनेस है या यहाँ पर ये चीज़ें ख़राब हो रही हैं, तो वह वहीं पर उस चीज़ को करेक्ट करेगी या कोई भी अदर एक्शन लेगी, लेकिन वो उस ही पर्टिकुलर टाइम में होता है जिस वक्त वो चीज़ें चल रही होती हैं। गिव्स अपॉर्चुनिटीज़ फॉर स्टूडेंट टू इम्प्लीमेंट फीडबैक। ठीक है, हम क्या करते हैं उसमें क्या होता है कि हम स्टूडेंट से फीडबैक लेते हैं कि जो भी टीचर ने हमें पढ़ाया वो समझ में आया या नहीं आया, और अगर नहीं आया तो वो उसी वक्त उस चीज़ को क्लैरिफाई कर दें। वो भी चीज़ आपकी आती है फॉर्मेटिव असेसमेंट में। और ये रूल हर टीचर को अपनी क्लास में अप्लाई करना ही चाहिए अगर उसे टीचर बनना है तो, नहीं तो उसे टीचर बनने का कोई अधिकार नहीं है। मैं तो कहूँगा ऐसे टीचर को रखना भी नहीं चाहिए। ठीक है, अब आते हैं समेटिव पर। ये सिर्फ फॉर्मेलिटीज़ पर बिलोंग करती हैं। अकर एट द एंड ऑफ द लर्निंग प्रोसेस, मतलब पढ़ाने के बाद जो कुछ हुआ वो देखा जाएगा। ठीक है। प्रोवाइड्स अ फाइनल एवोल्यूशन नॉलेज एंड स्किल्स, फाइनल एवोल्यूशन कर दिया जाएगा, बच्चा बीच में क्या पढ़ा, उसने क्या प्रोग्रेस किया, क्या नहीं किया, कहाँ मिस्टेक करी, कुछ भी नहीं देखा जाएगा। जैसे एंड में आपका रिपोर्ट कार्ड आता है वैसे आपको रिपोर्ट कार्ड निकाल करके आपके हाथ में धरा दिया जाएगा। ठीक है। हाई स्टेक टेस्टिंग एंड ऑफन इन्वॉल्व रैंकिंग ऑफ स्टूडेंट्स, हाई स्टेक रैंकिंग जैसे आपने देखा होगा कि रिजल्ट जब निकलता है तो उसी के बेस पर हम उसको उसके कैरेक्टर को या उसकी लर्निंग एबिलिटी को या जो भी है उसको जज करते हैं और उसी के बेस पर हम उसे स्टैंड आउट कर देते हैं। जैसे कि हमारे आजकल की चीज़ों में होता है, जैसे रैंकिंग कर देते हैं 1 2 3 4,
उस हिसाब से उसकी रैंकिंग कर देना उसी टाइम। प्रोवाइड स्टूडेंट विद अ ग्रेड, मतलब उन्हें उनकी काबिलियत के हिसाब से बांट देना, ठीक है, दिस कॉल्ड द रैंकिंग मेथड, ठीक है। तो ये थे आपका फॉर्मेटिव और समेटिव असेसमेंट के बारे में डिफ्रेंशिएशन, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। A teacher of grade 7 has to evaluate writing skill। अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, evaluate writing skill of her learner, ठीक है। Which of the following should be the objective of the test item developed by her। मतलब एक स्टूडेंट है टीचर की जो कि ग्रेड 7 में पढ़ती है, ठीक है, और टीचर को उसकी राइटिंग स्किल को एवेल्यूएट करना, मतलब उसे आकलन करना है कि जो उसकी स्टूडेंट है उसकी राइटिंग स्किल कैसी है, मतलब उसे लिखने की क्षमता कैसी है। तो वो कौन सा ऐसा परीक्षण करेगी, मतलब कौन सा, मतलब निम्नलिखित में से कौन सा उसके द्वारा विकसित परीक्षण मदों का उद्देश्य होना चाहिए, मतलब किससे वो पहचानेगी कि इसमें राइटिंग स्किल अच्छी है या नहीं है, ठीक है। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए, द लर्नर इज स्टेबल टू टेक डिक्टेशन, मतलब जो कि पढ़ने वाला है वो मतलब जब वो टीचर बोले तो वो समझ जाए, ठीक है। ऑप्शन बी है, द लर्नर इज एबल टू डिस्क्राइब अ कैरेक्टर और ओरली, मतलब जो लर्नर है वो जो भी पात्र है, जो भी चीज़ें हैं, वो उसे ओरली डिस्क्राइब कर पाए जो भी उसने पढ़ा है, ठीक है। ऑप्शन सी है, द लर्नर इज़ टू एबल एक्सप्रेस आइडियाज़ कोहेरेंटली एंड सिस्टमेटिकली, मतलब जो लर्नर है वो जो भी टॉपिक उसने पढ़ा है वो उसे पूरे तरीके से अपने ही लोगों के बीच में प्रॉपरली उसको एक्सप्रेस मतलब एक्सप्लेन कर पाए, समझा पाए, बोल पाए अच्छे तरीके से, ठीक है। और ऑप्शन डी है, द लर्नर इज़ एबल टू कॉम्प्रीहेंड द क्वेश्चन एंड राइट देयर आंसर, ठीक है। अब इसमें ऑप्शन डी आपका ये कहता है कि इसमें क्या है कि कोई भी लर्नर उस स्टोरी या उस पैराग्राफ को पढ़ के उसके पूछे गए क्वेश्चन का सिर्फ आंसर कर पाए, ठीक है। तो इसमें जो आपका ऑप्शन सी है ना, जिसमें कि हमारा लर्नर जो है वो जो भी चीज़ें पढ़ाई गई उसे समझ करके अपने लोगों के बीच, है ना, उस चीज़ को समझा पाए, बोल पाए, अच्छे से एक्सप्रेस कर पाए अपने आप को, ठीक है। तो वो ऑप्शन सी इसमें करेक्ट ऑप्शन है। अब समझते हैं राइटिंग स्किल के बारे में। तो राइटिंग स्किल असेसमेंट कैन हेल्प access the candidate ability to communicate via written text clearly and concisely using correct grammar, spellings and pronunciation and rich vocabulary while keeping the text simple to understand. Writing assessment इस चीज़ को जांचने के लिए बना होता है जिसमें कि हम ये देखते हैं कि कोई भी स्टूडेंट किसी भी चीज़ को एक अच्छे तरीके से लिख पाए, जैसे कि उसमें जो हमारी ग्रामर हो वो करेक्ट होनी चाहिए, उसमें स्पेलिंग्स हैं, जो भी उसके प्रोनाउंसिएशन है, और जो भी वर्ड उसमें यूज़ होने चाहिए अच्छे तरीके से, वो अच्छे से मतलब लिख पाए और फिर उसे अच्छे से समझ भी पाए, ठीक है। तो वो उसमें हम राइटिंग स्किल्स असेसमेंट में आते हैं, ठीक सब चीज़ें। Student writing can be evaluated on 5 product factor: fluency, content, convention, syntax and vocabulary. Writing sample also should be accessed across a variety of purposes for writing to give a complete picture of a student's writing performance across different text structure and genres. ठीक है,
तो जो स्टूडेंट की राइटिंग एबिलिटी है उसके 5 फैक्टर होते हैं: फ्लुएंसी, कंटेंट, कन्वेंशंस, सिंटैक्स एंड वोकैबुलरी। मतलब कि किसी भी भाषा को समझने के लिए उसका जो बोलना समझना है वो क्लियर होना चाहिए, उसमें जो जो भी उसने लिखा हुआ है वो उसको समझ में आना चाहिए, जो भी उसमें फैक्ट्स, तरीके, जो भी अदर चीज़ें हैं वो समझ में आना चाहिए, सिंटैक्स एंड वोकैबुलरी जो ग्रामर के रूल्स होते हैं वो भी प्रॉपर फॉलो होने चाहिए। ठीक है, और इसी सब चीज़ों को देखते हुए हम किसी भी स्टूडेंट की राइटिंग स्किल को जज करते हैं एज अ टीचर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10। After reading the text, the teacher has to engage her grade 6 students in post-reading activity for enhancing reading comprehension. Which of the following tasks should she select? ठीक है, अब इसमें पूछा गया है आफ्टर रीडिंग द टेक्स्ट, मतलब किसी भी टेक्स्ट को पढ़ने के बाद, ठीक है, अगर टीचर चाहती है कि स्टूडेंट जो है ना, पढ़ने के बाद वो किस तरीके से उस टॉपिक को समझ पाए, मतलब कितना अच्छे तरीके से उन्होंने उस चीज़ों को समझा। अब टीचर चाहती है कि वो उस जो भी स्टोरी है, जो भी टॉपिक पढ़ा, उससे टीचर उन्हें कैसे एंगेज करे कि उन्हें वो चीज़ समझ में आ गई। ठीक है, बेसिकली इसमें टीचर का रूल ये है कि उसने कोई चीज़ पढ़ाई है और वो चाहती है कि उनके स्टूडेंट इन सब चीज़ों को अच्छे से समझ पाए हैं या नहीं। तो उस चीज़ को समझने के लिए कि एक टीचर क्या करेगी, उस चीज़ के बारे में पूछा गया है ना। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए, गिविंग डिक्टेशन ऑफ द वर्ड्स व्हाट दे रीड इन टेक्स्ट, है ना, मतलब जो भी उन्होंने पढ़ा है उसे वो बोल करके, है ना, मतलब उन्हें बोल के पढ़ ले। ठीक है, ऑप्शन बी, आस्क स्टूडेंट टू राइट इन 7 to 8 सेंटेंसेस अबाउट व्हाट दे हैव रीड, मतलब जो भी उन्होंने पढ़ा है उस पर वो 7 सेंटेंसेस लिखें। ठीक है, ऑप्शन सी, आस्क स्टूडेंट टू मेमोराइज एंड राइट द मीनिंग ऑफ डिफिकल्ट वर्ड दे केम अक्रॉस व्हाइल रीडिंग द टेक्स्ट, मतलब स्टूडेंट जो है वो जो भी उन्होंने पढ़ा है पहले उसे याद करे और उसमें से जो भी डिफ़िकल्ट वर्ड हैं वो उन्हें, है ना, लिख करके देख लें एक बार। ठीक है, और ऑप्शन डी है आपका, आस्क स्टूडेंट टू कॉपी द क्वेश्चन एंड आंसर फ्रॉम द बोर्ड इन द नोटबुक। ऑप्शन डी कहता है कि जो भी उस स्टोरी से रिलेट करते हुए आप ब्लैक बोर्ड पर लिखाए गए जो भी क्वेश्चन और आंसर, उसे सिर्फ आप अपने कॉपी में नोट डाउन करके अपने घर चले जाइए। ठीक है, तो इसमें जो आपका करेक्ट ऑप्शन है वो होगा आपका ऑप्शन बी। स्टूडेंट्स को हम कोई भी स्टोरी हम तभी समझा सकते हैं या फिर उन्हें प्रॉपर तरीके तभी समझ आ पाएगा जब तक वो उसे लिख करके ना देखें, क्योंकि आपने अक्सर देखा होगा अगर हम किसी चीज़ को लर्न करें और सिर्फ हम उसे मुँह ज़बानी लर्न कर ले तो वो हमें ठीक से लर्न नहीं होते। जब तक हम उसे प्रॉपर लिख के नहीं देखते हैं तब तक वो चीज़ें हमारी क्रिस्टल क्लियर नहीं होती है। तो इसमें यही सबसे अच्छा तरीका है कि टीचर को अपने स्टूडेंट को कहना चाहिए कि आपने जो भी पढ़ा है आप उसके ऊपर एक शॉर्ट समरी या फिर आप कुछ पैराग्राफ उस टॉपिक पर लिख करके देख लीजिए। ठीक है, और अगर वो उस चीज़ को अच्छे से लिख पाते हैं तो उन्हें जो भी आपने पढ़ाया है एज अ टीचर वो उन्हें समझ में आ जाएगा। ठीक है, और आपको भी ये समझ में आ जाएगा कि उनकी जो पढ़ाने के बाद की जो भी चीज़ें हैं या फिर उन्हें मतलब उनकी जो पोस्ट रीडिंग एक्टिविटी है वो काफ़ी अच्छी है। ठीक है, अब समझते हैं व्हाट इज़ पोस्ट रीडिंग। पोस्ट रीडिंग एक्टिविटी गिव स्टूडेंट द अपॉर्चुनिटी टू रिव्यू, समराइज एंड रिएक्ट to a reading passage. An activity such as debates, role plays, games and discussion take place. एक मिनट, review, summarize and react a reading passage. Activities such as debates, role plays, games and discussions. ठीक है, अब जैसा कि आपने मेरे प्रीवियस वीडियोस किए होंगे तो मैंने उसमें भी कहा था कि अगर किसी स्टूडेंट्स को
किसी स्टूडेंट की आप पोस्ट रीडिंग स्किल को इम्प्रूव करना चाहते हैं, मतलब पढ़ने के बाद की जो भी उसकी मतलब पढ़ने के बाद जो भी उसका कौशल है उसे आप अगर और बेटर करना चाहते हो तो आप उन्हें वो चीज़ें प्रैक्टिकल में आप उन्हें वो चीज़ करने को दो। वो कुछ भी हो सकता है, वो हो सकता है आप उन्हें उसी स्टोरी या उसी पैसेज पर डिबेट करने के लिए दे दो आप, तो भी वो उस टॉपिक को काफ़ी अच्छे से समझ जाएंगे। ग्रुप डिस्कशन करा दीजिए उस चीज़ के ऊपर, तो भी वो काफ़ी अच्छे से सीख पाएंगे। रोल प्ले है, रोल प्ले में सीख पाएंगे, या फिर कोई नाटक वाटक करके सीख पाएंगे, या कोई उससे रिलेटेड कोई गेम्स हो उससे वो सीख पाएंगे। क्योंकि उसमें क्या होगा ना, उसमें ये नहीं होगा कि आपने पढ़ाया और वो पढ़ के अपने घर गए और फिर वो भूल गए। आप उन्हें उस चीज़ में इन्वॉल्व करा दें, मतलब उसमें आप फिज़िकली उनकी इन्वॉल्वमेंट करा दीजिए, जिससे कि वो उस चीज़ को और इन्जॉयबल तरीके से और काफ़ी अच्छे तरीके से उसे समझेंगे। ठीक है, तो ये काफ़ी बेटर तरीका है पोस्ट रीडिंग का। ठीक है, तो चलिए, तो इसी के साथ आज का हमारा जो इंग्लिश पेडागोजी का ये जो सेशन है ये यहीं पर समाप्त होता है। आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा। ठीक है, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिए, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और मैं आपको फिर से एक और इंग्लिश पेडागोजी के सेशन के साथ कुछ दिनों में वापस से मिलूँगा। ठीक है, और आपको ये सेशन कैसा लगा आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। थैंक यू ऑल।